ये आप लोग देखिए, हल संधि आपको मैंने आज संधि दिया है व्यासपीठ गुरुकुलम पर। अब मैं आपको देता हूँ हल संधि, एकदम संक्षेप में देता हूँ और जल्दी-जल्दी कहता हूँ, वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। हल संधि का क्या मतलब है? हलांग संधि, हल संधि। हलों की जो संधि होती है वो हल संधि। अच मतलब स्वर, हल का मतलब व्यंजन। व्यंजन कितने हैं वो देखिए। हल हल जो है वो प्रत्याहार है, आदि अंत्यन संहिता से बनता है। अंत इत कौन है? ल। तत् सहित आदि क्या है? हल। वो बीच वाले सभी वर्णों का बोध कराता हुआ नाम रखता हुआ, हल नाम रखता हुआ, ये ह अपना भी नाम हल रखेगा। तो ह से लेकर के ल तक जो है वो कुल मिला जुला के यदि हल सूत्र का भी ह पकड़ा जाए तो 34 वर्ण होते हैं। वैसे हल में मात्र 33 होते हैं। पीछे वाला जो हल सूत्र है वो आवृत्ति किया गया है। वह इसलिए आवृत्ति किया गया है कि वल, रल, झल, सल इत्यादि प्रत्याहारों में हल वर्ण, ह वर्ण आ जाए। सभी वर्ण एक बार हैं, ह वर्ण केवल 2 बार है कि वल, रल, झल इत्यादि प्रत्याहार में आए। ये मैं दूसरा वीडियो में दे दूंगा। अभी ये आपकी समस्या नहीं है। हल जो है मात्र 33 है। आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, पीजीटी में, यूजीसी में हल कितने हैं, तो आवृत्ति वाला हल छोड़ करके आपको ह छोड़ करके कहना है। तो ये 33 ही हल हैं। अब इन हल अक्षरों में संधि कैसे होती है वो देखें। सबसे पहले होती है अच्युत संधि। इसको बोलते हैं चुत्व। चुत्व में तालब सा लगा देंगे आगे में तो क्या हो जाएगा? अच्युत्व। इसके लिए सूत्र है अस्तोष चुनाश्चु। सकार और तवर्ग, स और तवर्ग में त थ द ध न, तवर्ग वहां तक आता है। तो इसके सकार और तवर्ग के बाद में सकार तवर्ग योग, सकार चवर्गाभ्याम योगे, सकार तालब श और च के योग में क्या होता है? इस सकार को तालब श होता है और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। तो सकार चवर्ग के योग में सकार चवर्ग हो जाता है तो रूप बनता है रामस सेते। रामस सेते, रामस का जो दंत सकार था उसको तालब्य शकार हो जाता है तो रामस सेते हो जाता है। अब इसमें एक तो ये विधान सूत्र है, दूसरा है निषेध सूत्र। ये लघु सोम सिद्धांत कौमुदी से मैं आपको बता रहा हूं। सात परस्य तवर्गस्य चुत्वम न सात। यदि तालब शकार से परे यदि तवर्ग हो तो उसको चुत्व नहीं होता है, चुत्व नहीं होता है। तो विष्णा प्रश्न, नकार जो है तवर्ग का है तो सकार को सकार से परे से नकार को चुत्व नहीं हुआ, अर्थात यह नहीं हुआ, विष यह नहीं हुआ। विष्णा हो गया और प्रश्न हो गया। समझ गए आप? अब दूसरी संधि देखते हैं अष्टुत्व संधि। अष्टुत्व संधि में अष्टुना अष्टु यही बात है। मूर्धन्य सकार और टकार के योग में सकार और तवर्ग को मूर्धन्य शकार और टवर्ग हो जाता है। इसके लिए संष्ठा बनता है। तो सी ये निषेध करता है तो ये कहता है तवर्ग से परे यदि मूर्धन्य शकार हो तो अष्टुत्व ना हो तो संष्ठा में हो गया। और अष्टुना अष्टु में रामष्टिकते, पेष्टा, तट्टिका, चक्रिन ढोक से इत्यादि बनता है। तो इसको आप बना लेंगे, समझ लेंगे, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, तो जो आप कमेंट करेंगे वो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। एक और सूत्र है निषेध करने वाला, न पदांतात टोर नाम। पदांतात तवर्गस्य परस्य अनामः हस्तो अष्टुर न स्यात्। नाम भिन्न सकार तवर्ग को अष्टुत्व न हो यदि पदांत तकार से परे हो तो। अच्छा, अब देखिए तीसरी संधि है जस्तु संधि। कहता है पदांते झलाम जससु, पद के अंत में यदि झल हो तो उसको जस हो जाए। तो वाक है और ईसा है। वाच शब्द पदांत है, वाच है, च को क हुआ और क हो करके उसको जस्त हो गया, ईसा के परे रहते, अच के परे रहते, तो वागीसा बन जाता है। चौथी संधि है अनुनासिक संधि। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। पदांत यर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक के परे रहते। तो एतद का द पदांत था और मुरारी के अनुनासिक परे रहते, द को न हो गया तो एतन मुरारी हो गया। आप समझ गए? अगली संधि है पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि कहता है पर के जैसा सवर्णी हो जाता है तो पर सवर्ण हो जाता है।
तोरली, ये भी परसवर्ण करता है। कहता है आगे यदि पदांत तवर्गस्य ल स्यात्, पदांत तवर्ग को लकार होता है, आगे यदि ल हो तो यहां पर विद्वान है, तवर्ग का है, उसको ल के परे रहते अनुनासिक ल हो जाता है। यह व ल अनुनासिक भी होता है। आपको पता है, आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा है कि यवला द्विधा अनुनासिक अननुनासिक भेदेन। तो य व ल अनुनासिक होता है तो न के स्थान में अनुनासिक हो जाता है, तो विद्वान लिखती हो जाता है। समझ गए आप? अच्छा, छठवीं संधि है पूर्व सवर्ण संधि। हल संधि में उदस्था स्तंभों पर पूर्वस्य, उद से परे यदि अस्था स्तंभ का सकार हो तो उसको पूर्व सवर्ण हो जाता है। और एक और पूर्व सवर्ण का है झयो होन्य तरस्याम, पदांत झय को हकार होता है विकल्प से तो वाघरी बन जाता है। इसमें नाद, घोष, संवार और महाप्राण के सदृश वर्ग का चतुर्थ, हरि के हकार के स्थान में वर्ग का चतुर्थ कौन होगा? कवर्ग का घड़ी, घ क ख ग घ, तो वाक घड़ी हो जाता है। जो नहीं समझ में आवे, आप इसको वीडियो को मैं शॉर्ट कर रहा हूं। सातवीं संधि है छत्व संधि। सस छोटी, झया परस्य सस्य छोवा अटी, झय से परे जो सकार हो तालब शकार उसको छ हो जाता है, अट के परे रहते तो तत्शिवह बनता है। विकल्प से होता है इसलिए तत्शिवह तत्शिवह बनता है। आठवीं संधि है अनुस्वार संधि। मोरुस्वार मांतस्य पदस्य अनुस्वार हली, हरिम बंदे, हरिम के जो मकार है मांत पद है उसको अनुस्वार हो जाता है, वह हल के परे रहते तो हरिम बंदे हो जाता है। नौवीं संधि है आगम संधि। एक आगम भी होता है बीच में, जैसे नरो कुक टुक सरी, नकार और नकार को कुक और टुक का आगम होता है, सर के परे रहते। कुक में क इत है, टुक में क इत है, टित भी है, एक कित है और एक टित है। टुक में टकार की संज्ञा हो जाएगी आदिर ई टू डबल से है, आदि में यदि ई टू डू होता है तो उसकी संज्ञा हो जाती है, तो टुक में टू की संज्ञा हो गई तो टित टित हो गया। तो कहते हैं आद्यंतो टकितो, टित और जो कित होते हैं वो क्रम से टित होते हैं, आदि को कित होते हैं अंत को। तो यहां पर ये आगम होता है तो इससे रूप बनते हैं। अच्छा, आगे आप देखिए एक आगम और है, धुत का आगम होता है, डह सी धुत, डकार से परे सकार को धुत का आगम होता है। तो खट और संत है तो खड शब्द है, षड ड है, उससे परे सकार को धुट का आगम हो गया और चर्त हो गया तो खट संत बनता है। समझते जाइए आप, कमेंट करना और पूछ लेना अगली वीडियो में यदि आपको समझ में ना आवे तो। अच्छा, एक है इसको नान्तात परस्य सस्य बा धूट से, नकार से परे सकार को भी विकल्प से धूट होता है तो संत सा संसा बनता है। दो रूप बनते हैं, बा विकल्प से होता है। अच्छा, एक होता है गमुट का आगम। गमुट में तीन है, गुट मुट रुत। गम में कितने आते हैं? यम गण नम, गण न, तीन होते हैं। तो गमुट में तीनों में उठ लगा दो तो गुट रुट नुट। तो सुगन निशा प्रत्यंगात्मा सन्नच्युत, तीन रूप बनते हैं। ये आप समझ लेना तो आगम हो जाता है, उठ निकल जाता है तो न बच जाता है तो हो जाता है। एक गमुट का आगम बता दिया। 10वीं संधि है, इसमें रुत्व संधि। रूह होता है, समो रूह स्यात् सुटी पड़े, सम को रूह होता है सुट के परे रहते, रूप बनता है संस्कर्ता। इसमें तीन सूत्र लगते हैं। अत्रानुनासिका पूर्वस्य तुवा, अत्र रू प्रकरण रो पूर्वस्य अनुनासिको स्यात्। रू प्रकरण में रू से पूर्व को अनुनासिक होता है और अनुनासिकात परो अनुस्वारा, अनुनासिक से परे अनुस्वार का आगम होता है। और समपुंग का नाम सो वक्तव्य से सुट का आगम होकर के संस्कर्ता रूप बनते हैं। और एक है अहका अहपौ संधि, उसमें अहका अहपौ होता है। विसर्ग से परे यदि ककार और पकार हो तो विसर्ग का आधा हो जाता है। विसर्ग का आधा का मतलब ये देखिए, ये है विसर्ग, इसका आधा कर दिया। आधा जब कर देंगे तो ऊपर वाला ये हट जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला हट जाएगा, और
ऊपर वाला हट जाएगा, तो ये दोनों बच जाएगा। तो इस प्रकार से विसर्ग को आधा करके लिखते हैं। पूरा करना होगा तो ये मिला दो ऐसे। तो इस प्रकार से ये हो जाता है। तो ककार और पकार का आधा उच्चारण होता है, इसको आधा, इसको बोलते हैं अह का अहप संधि। जैसा था वैसा। अब एक और होता है कि तुक का भी आगम होता है। मैंने आगम के क्रम में आपको यहां पर लिख दिया है, ये है लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में सबसे पीछे। तो कहते हैं छे छ, छकार को तुक का आगम होता है तो शिवत छाया बनता है, ह्रस्व से परे नित्य होता है। तो वो तुक का आगम होता है तो शिव ह्रस्व है वकार का, वकारोत्तरवर्ती आकार, और उसको तुक का आगम हो जाता है, तकार को स्तुत्व हो जाता है, छाया के परे रहते, छाया में छ क्या है, वहां स्तोश्चुनाश्चु लग जाएगा, तो उसको तकार को छकार हो जाता है तो शिवत छाया बन जाता है। लेकिन लक्ष्मी छाया में दीर्घ में विकल्प से होता है तुक का आगम, तो एक बार लक्ष्मी के आगे च लिखा जाता है तो लक्ष्मी छाया हो जाता है, एक बार जब नहीं होता है तुक तो सीधा सीधा लक्ष्मी छाया रहता है। इस प्रकार से ये आपको मैंने सारी हल संधि का जो है मैंने आपको बता दिया है। परीक्षा में किसी तरह से आए और आपका क्वेश्चन कुछ भी छूट जाता है तो जरूर कमेंट कीजिए, तो मैं आपको कमेंट में उसको वीडियो में बता दूंगा, या उसका अलग से वीडियो बना दूंगा। अलग से जानना होगा तो अलग अलग चीजों का भी मैं बना करके समझाऊंगा, लेकिन आपके कमेंट के आने के बाद। तब तक व्यासपीठ गुरुकुलम को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए कि संक्षेप में हल संधि सबको आ जाए।